अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेसराम के साथ मैं हूं जलीब। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने बजट 2022 और 23 9,502 अरब का पेश कर दिया है, जिसमें महसूलात का जो हदफ है वो 7,004 अरब रुपये रखा गया है और नॉन टैक्स की मद में 2,000 अरब रुपये इकट्ठे किए जाएंगे। टैक्स रिलीफ भी ख़त्म किए गए हैं, नए टैक्स भी लगाए गए हैं। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं, छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। और एक हम कह सकते हैं कि पोस्ट बजट सेमिनार की शक्ल में लोगों के सामने व्यूज़ आ जाते हैं। तो अभी जैसे फाइनेंस बिल अभी इस नई गवर्नमेंट ने दिया है, इसके हवाले से अगर देखा जाए तो इसका तजज़िया करना ऐसे ही है कि मुश्किल सा तजज़िया है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा मुनासिब बजट नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट के मतलब जितने तजज़ियाकार हमारे कानूनी माहिरीन और जितने मुआशी माहिरीन हैं, इसमें अपने व्यूज़ दे चुके हैं कि अगर देखा जाए तो रिलीफ़ के एतबार से इतना जितना लोगों को तवक्को थी वो रिलीफ़ तो नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना हार्ड बजट आने की लोगों की वो जो है एक ख़दशा था, उसको दूर भी किया गया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो लोगों को तवक्को थी कि वो बजट की सूरत में आएंगी, कुछ टैक्सेस की सूरत में या कुछ ऐसे लेवीज़ की सूरत में आएंगी इन मुश्किल मुआशी हालात में। तो मेरा ख़्याल है कि उससे काफ़ी उनके ख़दशात दूर हुए हैं और काफ़ी बेहतर हेल्प हुई है लोगों की इस बजट को देख के। गो के इस पर भी अभी हमारे जितने इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है और IMF वगैरह जितने इदारे हैं वो इतने खुश नहीं हैं। लेकिन इस बजट को अगर हम देखा जाए तो ओवरऑल हम कहें कि इसका तजज़िया करना कोई इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन हम चंद चीज़ों को देखते हैं जिसमें काफ़ी कुछ ग्रोथ की रखने की कोशिश की गई है। जैसे 2020-21 का जो बजट था उसके हवाले से कहते हैं कि हम कंपेयर करें तो उसमें जो चीज़ें थी टोटल हमारे सामने जो फिगर्स आ रही थी, जैसे टैक्स रेवेन्यूज़ के मुतालिक आ रही थी कि हम वो 5,829 बिलियन की फ़िगर थी पिछले साल, जो कंपेयर करके इस मरतबा जो फ़िगर 22-23 के लिए रखी गई है वो 7,004 बिलियन है, जो तकरीबन 20% का फ़र्क है। और इसी तरह नॉन टैक्स की सूरत में हम देखते हैं कि 2,080 बिलियन है जो पिछले साल था, और अब हमने देखा है कि इस बजट में 2,000 बिलियन के करीब जो है वो अमाउंट आई है। इसमें भी -4% का हम फ़र्क देख सकते हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करेंगे, इसमें भी काफ़ी चीज़ें हम देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट ने कैसे मामलात किए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि 2020-21 में जो चीज़ें आ रही थी, 2,171.8 बिलियन रुपीस जो थे डायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए हमने वो गेन किए। लेकिन इस मरतबा जो टारगेट था, अब हमने 2,000 हम कह सकते हैं कि 558.1 बिलियन इस मरतबा जो है डायरेक्ट टैक्सेस के लिए जो मद है। और इसी तरह इनडायरेक्ट की जब हम बात करेंगे, जैसे कस्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो 785 बिलियन की फ़िगर थी पिछली मरतबा, जो अब 953 बिलियन हो गई है जो बजट में अहदाफ दिए गए हैं। इसी तरह सेल्स टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो 2,506 बिलियन थे, जो अब 3,076 बिलियन के करीब जो है वो रखा गया है। और फेडरल एक्साइज में 356 बिलियन थे, अब 402 बिलियन हो गए। तो अब इसी तरह अगर देखें टोटल रेवेन्यूज़ जो हमारे पास आ रहे हैं वो 5,828.9 बिलियन रुपीज़ की, जो पिछले साल 2020 और 21 में थे। लेकिन अगर हम इस बजट में टोटल करेंगे तो 7,074 बिलियन रुपीज़ है। तो इस तरह हम देखेंगे इस बजट में और उस बजट को कंपेयर करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा।
लेकिन जो हम देखते हैं कि आम आदमी की इस बजट के लिए क्या फ़वाइद हैं या उसके लिए क्या मामलात हैं, तो वो इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ कोशिशें की हैं सूबाई लेवल पे जो बजट आएंगे, और इसी तरह मिनिमम वेजेस एक्ट में कुछ तरमीम करके 25,000 करने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी जो इंसेंटिव बाहर के ममालिक में दिए जाते हैं लोगों को मुआशी हालात से मुकाबला करने के लिए, तो वो मेरा ख्याल है कि इस बजट में तवक्को भी नहीं की गई थी, लेकिन ना ही गवर्नमेंट ने कोई ऐसे इक़दाम किए हैं इस सिलसिले में। अब देखिए हम वो जो रेवेन्यू के मामला जितने भी हैं, अब इसमें एक खुशाइंद बात जो आई है वो TR1 और ऐसे रिटेलर्स के लिए जो कुछ अमेंडमेंट रखी गई हैं कि जो सर्विसेज देते हैं, तो उनको ये कहा गया है कि वो अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल में फ़ाइनल डिस्चार्ज करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। TR1 के ताजर और दूसरे रिटेलर में बहुत परेशान थे इस हवाले से, तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा खुश आइंद इक़दाम है अगर इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए। जैसे फ़िक्स टैक्स की बात हो रही है कुछ ताजरों से कि भाई हम फ़िक्स टैक्स लेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा इक़दाम है। इसी तरह सोना और चांदी पे जैसे फ़िक्स टैक्स कर दिया गया सेल्स टैक्स के हवाले से, अगर हम वो बात करें तो काफ़ी चीज़ें ये हैं कि रिटेलर्स को अगर इनकरेज किया जाए, इसमें और अमेंडमेंट की जाए कि आम रिटेलर जो बेचारा किसी वजह से वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की वजह से परेशान है कि पता नहीं क्या मेरे साथ मामलात होंगे, और पिछले दिनों में बड़ी हैवी पेनल्टीज़ इसमें लगाई गई और इंटीग्रेशन के हवाले से बड़े मामलात थे कि एक्सक्लूजन सर्टिफिकेट जिनका नहीं बनता, उनके लिए बड़े इशूज़ थे। कितनी दफ़ा विज़िट्स हुई और रिटेलर को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल था। अब मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि लोग वॉलंटरी रिटेलर बनना पसंद करें, कि जो रिटेलर्स छोटे हैं या बड़े, उनको ऐसा एक लाएअमल फ़िक्स टैक्स की सूरत में या इंटीग्रेशन की जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी बिलों की सूरत में है, कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि उनको बड़ी सहूलत के साथ ये लाइन अप करना चाहिए। क्योंकि बहुत जो छोटे ताजर तबका है वो बहुत परेशान है इस हवाले से। बड़े ताजर तबके को तो इतनी शायद परेशानी ना हो, लेकिन जो छोटे तबके को टैक्स नेट में लाना और उनको इनके मामलात करना ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा रेवेन्यू जो बजाय दूसरों पे बोझ बढ़ाया जाए, जो पहले एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पे बोझ बढ़ाने के बजाय हमें चाहिए कि नए टैक्स पेयर्स, जैसे अहदाफ मेरा ख्याल है कि 25 लाख नए टैक्स पेयर्स का IMF ने भी कहा है, तो हमारा ख्याल है कि हम चाहें तो मेरा ख्याल है कि 1 से 2 करोड़ नए टैक्स पेयर्स को तलाश कर सकते हैं, जो बार बार नादरा के हवाले से बातें होती हैं, और नए टैक्स पेयर वॉलंटरी भी हम वो जो है उनको उनसे उनकी कंसेंट ले सकते हैं। अगर हम कुछ इंसेंटिव दिए जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें दिए जाएँ कि लोग अपने प्रिविलेजेस को हासिल करने के लिए वॉलंटरी करने के लिए तैयार है। मतलब देखें कहीं वो टैक्स पेयर है, उसका कहीं एयरपोर्ट पे उसके लिए लाउंज अलहदा हो, वो उसको कोई किसी चीज़ ख़रीदने पे डिस्काउंट हो, क्योंकि वो बहुत से टैक्सेस पे करता है, और जितना अच्छा टैक्स पेयर हो उसके लिए डिस्काउंट भी हो, और कुछ ऐसा उसके सामने आए चीज़ें कि उसे फ़ील हो कि मैं एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। यहाँ तो ये मामलात हैं, जब भी हमारी कोई बात होती है किसी टैक्स पेयर से, तो वो ये कहते हैं कि देखिए जी वो जो टैक्स पेयर 10-20 साल से टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं को बेचारों को परेशान किया जाता है, उन्हीं को बेचारों को मुख्तलिफ हवाले से नोटिस आते हैं, मुख्तलिफ हवाले से इनको मामला देखे जाते हैं। बजाय किसी को 176 का इंफॉर्मेशन का नोटिस देने के बजाय डायरेक्ट 122(9) का नोटिस दिया जाता है, ताकि वो अपनी चीज़ें सीधी भी ना कर सकें। गो के FBR ने बहुत से मामलात में इंस्ट्रक्शंस भी दी कि देखें आप किसी चीज़ को किसी को कोई कन्फ्रंट कराना चाहते हैं तो पहले उसे मौका तो दें। अगर वो गलती से कोई चीज़ साहबन भूल गया है, या उसे किसी वकील ने या लीगल एडवाइज़र की खिदमत हासिल नहीं है, वो इस नोटिस के आने के बाद तो कम अज़ कम चुकन्ना रहे। हाँ जी, वो जब उसे 176 का नोटिस दिया जाएगा तो उसे ये तो इल्म होगा ना कि मुझे क्या करना है, या मैंने अब क्या मामलात करने हैं, कि मेरी प्रॉपर्टी के मुतल्लिक पूछा गया। गो के वो प्रॉपर्टी ख़रीदने पे सारे टैक्सेस पे कर चुका है, गाड़ी ख़रीदने पे अपने तमाम लाइबिलिटीज़ को पे कर चुका है। अब सिर्फ उसकी अब समझ लें कि जहाँ हमारा ऐसा तबका है जो इन चीज़ों को
इग्नोर तो नहीं कहना चाहिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि किसी कम इल्मी की वजह से या कम फहमी की वजह से इन चीज़ों को नहीं समझ सका, तो उसको बताना चाहिए कि भी मेरे सोर्सेज पहले कितने थे, अब क्या है। तो हमें ये एक मेकनिज़म के उसको मौका दिया जाए। और जैसे अब 122 के बाद हम उसको एक मौका देते हैं ना जी, कि अब आप हमसे कोई सेटलमेंट करना चाहते हैं, 122 के नोटिस से पहले उसे कहा जाए कि देखें एक माइनर सा टैक्स है, अगर आपके सोर्सेज पूरे हैं तो वो जमा करें, बजाय ये पैसे इधर उधर जाने के कौमी ख़जाने में जमा हों। तो मेरी जितने लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, ज़ाहिर है लेजिस्लेशन है, लेकिन FBR की प्रपोजल्स पे ही लेजिस्लेशन की जाती है। तो ये दरख्वास्त है कि थोड़ा सा मेकनिज़म को आसान किया जाए, बजाय देखें नोटिस की सर्विस के हवाले से जो अभी एक जो कानून पास किया गया कि नोटिस की सर्विस जो है ईमेल के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए भी वैलिड होगी। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और हमारा एक कानून भी है, और जिसे हम कहते हैं कि फेयर जस्टिस लेके भी हर एक के लिए मौके होने चाहिए। एक बंदा गांव देहात में है जहां उसके नेट के सिग्नल ही नहीं आते, जहां उसका नेट प्रॉपर काम ही, इवन के मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, दूर दराज इलाके में है, और उसको उसके मोबाइल पे या ईमेल पे कोई नोटिस जो है वो नहीं मिल सका या वो नहीं देख सका, तो उसको ये सज़ा दी जाएगी कि वो टैक्स पेयर को एक ऑफिसर एक नोटिस देगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए और अगले दिन उसकी असेसमेंट कर देगा। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में अदालत आलिया से भी रुजू किया जाए कि अदालत आलिया कह चुकी है कि प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए, बंदे को कॉल जानी चाहिए, उसको बताना चाहिए भाई आपको एक नोटिस आ चुका है। देखिए एक फॉलो अप कॉल ज़रूर जानी चाहिए, जैसे हम दूसरे मराहिल में देखते हैं कि ये मोबाइल की जितनी कंपनीज़ हैं वो मैसेजेस के ज़रिए एक फॉलोअप कॉल देते हैं कि हमने नई प्रमोशन लाई है। तो क्या FBR ऐसी फॉलोअप कॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए नहीं दे सकता कि जनाब आपके इनबॉक्स में कोई नोटिस आया है? तो और उस कॉल का वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, उसको पता भी चले। अगर आप वो जो है हार्ड कॉपीज़ और सर्विस करवाने से, जैसे नोटिस सर्विस के ज़रिए या TCS के ज़रिए या जो दूसरे मामलात है नहीं करवाना आपके लिए ज़रूरी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए ज़रिए ऐसी फॉलोअप कॉल का एहतमाम किया जाए कि लोगों को पता चले कि हमारी चेंजेस क्या हैं, या आईरिस में या मेरे सिस्टम में क्या चेंजेस हो रही हैं, कि कोई नोटिस की भरमार मेरे ईमेल में तो नहीं मौजूद। जब मुझे टैक्स लगेगा, मेरे बैंक अकाउंट अटैच होंगे, उस वक़्त मुझे पता चलेगा। जैसे अभी यहाँ कोशिश की गई है कि सेपरेट नोटिस के मतलब पहले भी अमेंडमेंट आई थी, अब फिर इस बजट में अमेंडमेंट है कि जब किसी को टैक्स लगाया जाएगा तो 111 का नोटिस देने की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि डिविजनल बेंच हाई कोर्ट का ये डिसाइड कर चुका है इस बेसिस को कि वो उसमें ये दे चुके हैं, वर्डिक्ट दे चुके हैं कि देखें ये स्पेसिफिक नोटिस एक बंदे का राइट है कि उसे बताया जाए कि आपको ये आपके एडिशन करना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है, ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं, उनके मुतालिक डिटेल नोटिस एक सेपरेट आए। तो जनाब यहाँ पे जो अमेंडमेंट की फिर दोबारा एक आई है कि सेपरेट नोटिस ज़रूरी नहीं है किसी हवाले से 111 के, इनके साथ भी मेरा ख्याल है कि हमारे नुमाइंदे हैं पार्लियामेंट वालों को देखना चाहिए कि हमें मौका तो मिलना चाहिए हमारे टैक्स पेयर को, उससे ये हक तो ना छीना जाए कि वो अपनी मामलात आपके सामने कन्वे ना कर सके। टैक्स पेयर जो है वो टैक्स कलेक्टर को बता ना सके सारी चीज़ें, कि उसे मौका ना दिया जाए। तो बहरहाल हमारी आपके चैनल के थ्रू इल्तमास है कि बजट में जितने सेक्शंस हैं उनको देखा जाए। फिर इसमें देखें बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी बात है कि भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए अगर आप को इंटीग्रेशन के ज़रिए आपको कोई इनवाइस लेते हैं तो उस पर बड़े इनाम रखे हैं गवर्नमेंट ने कि अगर आप वो व्हाट्सएप करेंगे या उनको भेजेंगे तो 237B के ज़रिए काफ़ी इनामात हैं। और सबसे अच्छा जो इक़दाम अच्छा है जिसको सराहना चाहिए कि भी जो हमारा IT सेक्टर था एक्सपोर्ट सर्विसेज के हवाले से, उसमें बड़ी अच्छी खुशाइन बात यह है इसमें बजट में रखी गई कि जो 1% था उसको 0.25% कर दिया गया, कि IT सेक्टर को इनकरेज किया गया, जो बड़ी अच्छी बात है और बड़े ही अच्छे मामलात हैं। तो इसी तरह एक और इनकरेजिंग बात है कि हमारे जो
बच्चों को पढ़ाने पे जो एक्सपेंसेस पे टैक्स था, मतलब एक नॉन फाइलर है या फाइलर है, जब नॉन फाइलर बंदा अपनी बच्ची की फ़ीस जमा करा था उसका टैक्स की डिडक्शन हो रही थी। पहले तो फाइलर की भी हो रही थी, लेकिन चले कुछ अर्से के बाद गवर्नमेंट को ख्याल तो है कि चले फाइलर को एग्जम्पशन दी जाए। अब इस बजट में एक नई बात आई है और अच्छी बात इकदाम है कि नॉन फाइलर को भी जो उसकी एजुकेशन पे डिडक्शन है उस पर टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन मेरी इल्तमास है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जिस पे बैंक 5% विद होल्डिंग कर रहा है, जो वालिदैन अपने बच्चों को अब्रॉड पढ़ाना चाह रहे हैं, उनकी फ़ीसें यहाँ से पे करें तो 5% वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये आपके चैनल के थ्रू दरख्वास्त है कि अगर हम इनक्रेज करना चाहते हैं तो उनको भी इनक्रेज करें जो बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर पढ़ के हमारे कौम और मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उन पर हमने 5% उनकी एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगाया हुआ है कि अगर हम पैसे बाहर भेज दें। तो ये एक बहुत ज़्यादती वाली बात है। तो दूसरा ये है कि जितनी NGOs हैं या NPOs हैं उनके लिए अच्छा है कि वो इस बजट में जो बात रखी है कि वो 2024 तक जो 100C वाला सेक्शन है इसको डेफर्ड कर दिया गया, अप्रूवल के लिए कोई ज़रूरत नहीं होगी, तो इसको 2024 तक के लिए डेफर्ड किया गया है, जो कि इसको इक़दाम को सराहना चाहिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो और इसी तरह एक सेक्शन पिछले साल इंट्रोड्यूस किया गया था कि आपने जब अमेंडमेंट का नोटिस देना है 122(9) आपको आ जाएगा, तो 120 डेज़ के अंदर इसको करना था। इस बजट में उसको 180 डेज़ किया गया है। तो अगर ये मुनासिब समझे तो इसको पहले तो अनलिमिटेड था, 5 साल तक भी 122(9) चलता था, तो इसमें ये लिखना चाहिए कि 180 दिन के अंदर जो है अगर वो ना कर सके तो फिर प्रॉपर जैसे वहाँ लॉ में लिखा गया है कि कमिश्नर से अप्रूवल की रिक्वायर्ड है, तो इसी तरह इस लिमिट को 6 महीने भी किया जा सकता है, 3 महीने भी किया जा सकता है। देखिए अगर हम इसको और बढ़ाना चाहें तो मेरा ख्याल है कि 300 दिन तक तो कम अज़ कम होना चाहिए। कई दफ़ा बंदे बाहर होते हैं मुल्क से, वो अपने नोटिस का रिप्लाई नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम उसे साल 6 महीने का मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे साल नहीं होते कुछ जो टाइम बार्ड ना हो। तो इसमें और एक टाइम बार्ड का जो इशू है, 1 साल गवर्नमेंट उसमें एक्सटेंशन चाह रही है, तो ये कोई इतनी अच्छी काबिल तहसीन इक़दाम नहीं है कि उनकी 1 साल बढ़ाया जाए टाइम लिमिट को। तो मेरा ख्याल है कि ये भी अगर हो भी गई अमेंडमेंट तो चैलेंजेबल होगा। तो हमारी ये दरख्वास्त है कि बजट ऐसा हो जिसको बजाय हम कोर्ट्स में चैलेंज करें अमेंडमेंट्स को, गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स पेयर को रिलीफ दे और एक आम आदमी की ज़िंदगी सही हो सके, एक आम दुकानदार खौफ व हिरास के बगैर अपनी दुकान चला सके, एक आम दुकानदार फ़िक्स टैक्स जो पे करने के लिए तैयार है वो अपना फ़िक्स टैक्स पे करके अपने ख़दशात को दूर करके अपना टैक्स पे करने के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करे और वो कौम और मुल्क की खिदमत करे, बजाय इसके कि वो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करे और वो किसी नेगेटिविटी में जाए। तो पॉजिटिविटी का उसे एक हमें साइन देना चाहिए कि इसको कोई ख़दशा ना हो कि देखिए फ़िक्स टैक्स दे दिया, कोई ऑडिट शॉडिट और ऐसे मामलात को जो है उनको जो उनसे दूर रखा जाए, ताकि वो एक लिमिट में साल में 6 महीने में बेखौफ व ख़तर बिज़नेस कर सके। तो हमारी ये इल्तमास है कि इस बजट को जो ओवरऑल जिसके मुतालिक बात चल रही है कि अच्छा बजट है, बेहतरीन किस्म का, लेकिन इसमें जो खामियां हैं उनको दूर करके इसको और बेहतरीन बनाया जा सकता है। और आम आदमी के रिलीफ़ के लिए इसमें कोई ख़ास इक़दाम नहीं है। उसमें जैसे EOBI का है, इस बजट में कोई बाकी लोगों की सैलरीज बढ़ाई गई हैं, लेकिन EOBI वाले लोग वो बेचारे कहाँ जाएं? उनकी पिछली गवर्नमेंट ने तो काफ़ी इनकरेजिंग किया, उसको बढ़ाया भी, लेकिन इस गवर्नमेंट ने तो शायद ऐसे मामला किए हों कि बूढ़ों को कुछ नहीं देना चाहिए। तो मेरा ख़्याल है कि वो बेचारे जो कौम मुल्क की खिदमत करके रिटायर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी तो बहुत ही इनकम 6-8 हज़ार से क्या होता है, उसको इनक्रेज करके 2,000-4,000 रुपये का उसमें इजाफ़ा करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इल्तमास है कि आप ये बातें वहाँ पहुँचाएँ जो इनको साहिब इख्तियार इनको आगे अमेंड करें और दूसरों के तजदियात जो हैं उनको लेके एक बेहतरीन किस्म की तैयारी होनी चाहिए।